हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। यह BDTH नोवेल का एपिसोड नंबर 226। अब क्योंकि जियान 8 स्टार डोजन के पीक पे पहुंच चुका है और साथ में से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन वापस मिल चुकी है, तो फिर अपनी कल्टीवेशन को इस तरीके से बढ़ाने के बाद जियान की फाइटिंग स्ट्रेंथ कहां तक पहुंची है, इसे हम विटनेस करने वाले हैं इस एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो रिकैप को शुरू कर लेते हैं। पिछले एपिसोड की शुरुआत में जियान और जूनियर होते हैं उस हनली और हन्या के सामने। वेल, जब इनिशियली हन्या जियान को देखता है वो काफी घबरा गया था। ऐसा होता है एंसेस्टर शाओजॉन की वजह से, लेकिन चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद जब उन्हें जियान और जूनियर के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, वो कहीं ना कहीं थोड़ी रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी दोनों पार्टीज के बीच में फाइट हो चुकी है। इस वजह से वो जियान और जूनियर की स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं समझते थे। भले वो हेवली टूम में इनसे जीत ना पाए, लेकिन कम से कम इन दोनों को भागने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसी उनकी सोच होती है। तभी जियान जूनियर को पीछे छोड़ के अकेले आगे बढ़ता है, यानी कि वो अकेले सामना करने वाला था इन दोनों का। जियान के ऐसे एक्शंस को देख के हनली को ऐसा लगता है जैसे उसके पास जियान को फिनिश करने की पावर है। उसने तुरंत ही जियान के ऊपर हमला कर दिया था, बट तभी ने मिलता है एक बड़ा सा सरप्राइज। अचानक से जियान अपने ऑरे को रिलीज करता है। इसके साथ ही उसने एक पंच को सामने थ्रो कर दिया था। जियान के बढ़ चुके ऑरे के शॉक में जाने की वजह से हन्या और हनली एक मोमेंट के लिए स्टैंड रह जाते हैं। बस इतना ही समय जियान को चाहिए था। जैसे ही उसका अटैक हनली की बॉडी से कॉन्टेक्ट करता है, हनली एक कैनन बॉल बन गया था। वो एकदम बैंग साउंड के साथ जमीन से टकराता है। इसी के साथ एक ही पंच में हनली का काम तमाम हो जाता है। अब बारी थी हन्या की। हालांकि वो जियान की कल्टीवेशन जो कि 8 स्टार डोजन पे पहुंच चुकी है, उसे देख के चौंक गया था, लेकिन उसे फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि कम से कम उसे यहाँ से भागने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हन्या तुरंत ही अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है। इससे उसकी स्ट्रेंथ तुरंत 8 स्टार के पीक पे पहुंच जाती है। लेकिन इस स्ट्रेंथ के साथ वो जियान से फाइट करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता था कि भले वो जियान को हैंडल कर भी ले, तब भी उससे भी खतरनाक जूनियर उसका वेट कर रही है, और अगर जूनियर ने इंटरवीन किया तो फिर वो अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इस वजह से जैसे ही हन्या को और राइज हुआ था, वो तुरंत ही वहां से दुम दबा के भागने लगता है। लेकिन बस वो 100 मीटर की दूरी ही तय कर पाया होगा, उसे सामने दिखाई देता है जियान। हन्या समझ गया था कि डू और डाई वाला समय आ गया है। इस वजह से अपनी पूरी दुखी को अपने हाथ में ट्रांसफर करके वो अपने पंच को जियान की तरफ स्मैश कर देता है। उसे विश्वास था कि भले जियान की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो, लेकिन हन्या को अंडर एस्टिमेट करके जियान ने बहुत बड़ी गलती करी है। उसी समय हन्या का ध्यान जाता है जियान के चेहरे पे। अचानक से उसे जियान की आईब्रोज के बीच में 9 लाइंस दिखाई देती हैं। ये होता है शाओ क्लैन का टैटू। इस टैटू को देख के हन्या की रूह उसकी बॉडी से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसे मौका नहीं देता। एक ही पंच में हन्या का भी काम तमाम हो गया था। इन दोनों नमूनों को खत्म करने के बाद जूनियर और जियान वापस से पहुंच जाते हैं एंसेस्टर शाओजॉन के पास, जो कि तब तक इंसेक्ट एम्पर क्लोथ को रिफाइन कर चुके थे। जियान इस चीज पे अपने खून को गिरा के इसे अपने नाम कर लेता है। फिर इन दोनों के बीच में कुछ इमोशनल बातें हुई थी। एंड में जाके हेवली टूम से इन लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है। जब तक जियान बाहर आ पाता, उससे पहले हन्या और हनली की डेड बॉडीज बाहर आ चुकी होती हैं। इन दोनों की डेथ की वजह से गूक्लैन के लोग तो खुश थे और बाकी लोग थोड़े से चौंक गए होते हैं। तभी आसमान का स्पेस फिर से फ्लक्चुएट होता है। इसमें से 2 फिगर्स बाहर आए थे। अब इन दोनों को देख के बाकियों का रिएक्शन कैसे होने वाला है, चलो हम इसे देखते हैं इस एपिसोड में। सभी की आंखों के सामने एक मैन और वुमन खाली स्पेस में अपने कदमों को आगे बढ़ा के सभी के सामने आके रुक जाते हैं। एक हल्की सी हवा चलती है। उन दोनों के कपड़े एकदम फ्लटर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच लग रहे थे। जब आसमान में खड़ी उस ग्रीन क्लोथ वुमन को एल्डर टोंगजॉन और बाकी लोग स्टडी करते हैं, फाइनली इन सभी के दिलों को ठंडक पहुंचती है। एल्डर टोंगजॉन बोलते हैं जूनियर, बिना किसी डाउट के अगर गूक्लैन की बात करी है तो जूनियर उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। अगर हेवली टूम के अंदर उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता तो फिर क्लैन में किसी के पास रोने की जगह नहीं होती। एल्डर टोंगजॉन की नजरें कुछ समय तक तो जूनियर पे रहती हैं, जिसके बाद वो देखते हैं साइड में खड़े ब्लैक क्लोथ यंग मैन को। तुरंत ही उनकी आंखें थोड़ी सी खुल सी आती हैं। उनके चेहरे पे सरप्राइज अपीयर हुआ था। वो कहते हैं ये जियान है। हाँ, ये ऑरा उनकी आईसाइट की हेल्प से ऑलरेडी जान चुके थे कि अभी का जियान का ऑरा ऑलरेडी 8 स्टार डोजन तक पहुंच चुका है, और तो और ये आधे साल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ एल्डर्स एक दूसरे को देखते हैं। इन सभी के चेहरों पे एक शॉक अपीयर हुआ था। वो कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 3 स्टार से बढ़ चुकी है। ये क्या ही फ्राइटनिंग स्पीड है। भले ही हेवली टूम काफी मिस्टीरियस हो और उसका टाइम फ्लो बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा अलग हो, तब भी 3 सालों में 3 स्टार से अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना ये एकदम मिरेकुलस चीज है। हालांकि इससे पहले भी बहुत लोग हेवली टूम एंटर कर चुके हैं, लेकिन ऐसी इंप्रूवमेंट सभी ने पहली बार विटनेस करी है। एल्डर टोंगजॉन की आईब्रोज नीट हो जाती हैं। वो मन ही मन में कहते हैं क्या ये शाओजॉन की टूम की वजह से? उनके पास नॉलेज भर भर के थी। वो अच्छे से जानते थे कि अपनी स्ट्रेंथ को 3 स्टार से इंक्रीज करना कितना डिफिकल्ट होता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो क्लियरली पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। उन्हें वह शाओजॉन की हेवली टूम ही याद आई थी। जब सबकी नजरें जियान और जूनियर की तरफ थी, वो भी चारों तरफ देख रहे होते हैं। दोनों ने ठंडी सांस भरी थी। काफी लंबे समय तक एंशिएंट हॉल में बंद होने के बाद उन्हें ये बाहरी दुनिया काफी ब्यूटीफुल नजर आती है। तभी जियान की आंखें अचानक से पॉज होती हैं उन दोनों कॉर्पस पे, जो कि आसमान में सस्पेंडेड होती हैं। तुरंत ही उसकी दोनों बॉय सिकुड़ जाती हैं। वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड बात है कि हन्या और हनली की कॉर्सेस भी बाहर आ गई। तभी हुजन और हुजी उसके पास आते हैं। जियान को खुद से बड़बड़ाते हुए देख हुजन अपने हाथों कव करके हंस के बोलता है
है, हाँ ब्रदर जियान, अनएक्सपेक्टेड बात है कि बस 2 ही सालों में आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जियान भी स्माइल करके रिप्लाई करता है। वो कहता है ब्रदर होजॉन, आपने भी काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है। वो नेचुरली होजॉन को देख के बता पा रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ भी 8 स्टार दोजन के पीक पे पहुंचने वाली है। ये सुन के होजॉन काफी कड़वाड़ फील करता है। वो कहता है मैं आपसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, 2 साल पहले बस जियान एक 6 स्टार दोजन था और होजॉन था तब 8 स्टार दोजन पे, लेकिन अब जियान ऑलरेडी 8 स्टार दोजन के पीक पे पहुंच चुका है। वहीं पे होजॉन जो कि तब 8 स्टार दोजन पे था, वो उसकी इनिशियल स्टेज से बस 8 स्टार दोजन के पीक पे पहुंचा है। अगर वो सच में दोनों को कंपेयर करे तो वो जियान से बिल्कुल पीछे है। जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो अच्छे से जानता था कि अगर उसे शाओजॉन की इनहेरिटेंस नहीं मिलती तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ इस तरीके से राइज नहीं हो पाती। जब जियान होजॉन से बात कर रहा होता है तभी गुचियांग का ग्रुप भी पास आ जाता है। वो सभी स्माइल के साथ जियान को कांग्रेचुलेट करते हैं। गुचियांग आसमान में टंगी दोनों डेड बॉडीज को देख के हल्की आवाज में कमेंट करके बोलता है ये दोनों फेलोज काफी अनलकी रहे। ये सुन के जियान की आईब्रोज तुरंत ही ट्विच करने लगती है। वो बिना हेजिटेशन के बोलता है ये तो जैसी करनी वैसी भरनी है। जियान के ऐसे रिस्पॉन्स को देख के गुचियांग समझ गया था कि हनी और हनली की डेथ डेफिनेटली जियान से रिलेटेड है, स्पेशली जब उसकी स्ट्रेंथ इस तरीके से राइज हो चुकी है। अगर वो जुनर के साथ काम करता है तो उसके लिए हनी और हनली को किल करना इम्पॉसिबल नहीं है। गुचियांग सॉफ्ट आवाज में कहता है ये मैटर थोड़ा सा ट्रबलसम होने वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी हन क्लैन का कोई हनी और हनली का वेट कर रहा है। ये सुन के जियान का दिल बैठ जाता है। वो इससे पहले कुछ बोल पाता, उसे दूर से 2 ब्लैक फॉग आते हुए दिखाई देते हैं। एक मोमेंट के बाद वो दोनों डेड बॉडीज के पास में अपीयर हुए थे। तुरंत ही दोनों ब्लैक फॉग ट्रेम्बल होते हैं। ये ट्रांसफॉर्म हो गए थे तो ब्लैक रोड ओल्ड मैन में, जो कि हनी और हनली की कॉर्सेस को देख रहे होते हैं। इनके अपीयरेंस को देख के ऐसा लगता है जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हनी और हनली जो कि इतने पावरफुल है उनकी हेवली 2 में मौत हो जाएगी। इन दोनों बुड्ढों की आंखों को लाल होते हुए देख बाकी के लोग भी अपने कदमों को पीछे लेते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं ये दोनों बुड्ढे क्रेजी ना हो जाएं। उन दोनों बुड्ढों की आंखें और भी लाल होने लगती हैं। वो किसी जंबो सांड की तरह गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। एक मोमेंट के बाद इन दोनों की आंखें एक दूसरे को देखती हैं, जिसके बाद इनकी नजरें आसमान में जियान के ऊपर गई थी। हनी और हनली के हेवली 2 में एंटर करने से पहले इन दोनों बुड्ढों को पता था कि हनी और हनली हेवली 2 में जियान को फिनिश करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन जियान अभी एकदम फर्स्ट क्लास है और तो और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। वहीं पे हनी और हनली ने अपनी जानें गंवा दी हैं। ऐसे सीन को देख के उनके सारे डाउट्स तुरंत ही जियान की तरफ जाते हैं। दोनों लोग विशेष तरीके से जियान को देखते हैं। एक मोमेंट के बाद इनमें से एक बुड्ढा फाइनली इंडियोर नहीं कर पाता। उसकी किलिंग इंटेंस से भरी आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो कहता है जियान। ये सुन के जियान की काम आके देखती है इस बुड्ढे की तरफ। वो एक हल्की आवाज में कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? उस ब्लैक रोड ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बहुत ही ग्लूमी था। वो कहता है एक लाइफ के बदले में लाइफ। जैसे उसके मुंह से फाइनल वर्ड्स बाहर आते हैं उसकी स्लीव्स ट्रेम्बल होती हैं। एक काले रंग की चेन जो कि डार्क चिल्ली और को कंटेन कर रही थी वो हवा को पेनिट्रेट करते हुए जियान की तरफ शूट हो जाती है। इस ब्लैक रोड मैन को अचानक से अटैक करते हुए देख जियान के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। वो एक कदम आगे बढ़ाता है। उसका हाथ जैसे फिल्म ने कवर करके रखा था वो आगे बढ़ गया था। वो बड़े आराम से डार्क ब्लैक चेन को पकड़ लेता है। एक पर्पल ब्राउन फ्लेम जियान के हाथ से उस चेन को फॉलो करती है। ये नीचे जाके टारगेट करती है उस बुड्ढे को। जियान को रिटेलिएट करते हुए देख वो ब्लैक रोड राइडर स्नॉट करता है। अचानक से उसने अपने हाथ को क्लेंच कर दिया था। चेन से लिपटा वो ब्लैक फॉग किसी पॉइजनस ड्रैगन की तरह रोड करता है। वो एकदम रूथलेस तरीके से जियान की पर्पल ब्राउन फायर से सीधे जाके कोलाइड हो जाता है। जब फ्लेम और ब्लैक फॉग एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं बैंग साउंड के साथ दोनों एक्सप्लोड हो जाते हैं। पावरफुल फोर्स की वजह से चेन में क्रैक्स फैल जाते हैं। अगले ही मोमेंट में चेन पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गई थी। पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन से एक पावरफुल विंड रिपल फैलती है। जियान अपने कंधे को थोड़ा सा फड़फड़ाता है। उसकी बॉडी में से फोर्स हट जाती है। दूसरी तरफ जब हम उस ब्लैक रोड एल्डर को देखते हैं वो लगातार पीछे घसटता हुआ जा रहा था। क्लियरली वो इस फाइट में डिसएडवांटेज में रहा है। जियान चेन को साइड में फेंक देता है। उसकी आईसी कोल्ड आंखें देखती हैं उस ब्लैक रोड एल्डर की तरफ। जियान कोल्ड आवाज में हंसते हुए बोलता है ओल्ड मैन, एक इंसान को इतनी बेशर्मी भी नहीं दिखानी चाहिए। वो ब्लैक रोड ओल्ड मैन अपनी बॉडी को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करता है। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही अगली था। इस बुड्ढे की स्ट्रेंथ भी 8 साल दोजन की होती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो जियान से कोई भी एडवांटेज हासिल नहीं कर पाया। इस पूरे सीन को देख के एल्डर टोंगजोन की आईब्रोज भी नेट हो जाती हैं। वो डीप आवाज में कहते हैं हनलिन, ये हमारा गो रियल में, तुम्हारा हन रियल नहीं। वो बुड्ढा जिसका नाम हनलिन होता है एल्डर टोंगजोन की आवाज को सुन के वो तुरंत ही फ्यूरियस हो जाता है। वो स्नॉट करके बोलते हैं हम सोंग टोंग, यहाँ पे हमारे हन क्लैन के मेंबर्स की जान चली गई है। इसका ब्लेम तुम सभी पे जाता है। वो दूसरा ब्लैक लॉर्ड ओल्ड मैन जो कि अभी तक साइलेंट था वो जियान को देख के कोल्ड आवाज में कहता है जियान, आई थिंक तुम्हें हमारे साथ ओविडेंटली हन क्लैन तक चलना चाहिए। अगर तुम सच में हन्ने और हनली के मर्डर नहीं हो तो फिर हम तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। इस बुड्ढे की बात को सुन के जियान खुद को हंसने से नहीं रोक पाता। वो कहते हैं प्रोपोस्टरस। लगता है दोनों बुड्ढे दिमाग से खिसक चुके हैं। इनकी एक्चुअली में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत हो गई। तभी जुनर जो कि जियान के साइड में खड़ी हुई होती है उसकी नजरें जाती है हनलिन के डुओ के ऊपर। वो कहती है मिस्टर्स, हेवली 2 खतरों से भरी हुई है। इसमें एंटर करने के बाद कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि वो स्मूथली एग्जिट कर पाएंगे। अगर आप दोनों के पास एविडेंस नहीं है कि ये मर्डर बिग ब्रदर जियान ने किया है तो प्लीज रैंडमली अटैक मत करिए। आफ्टर ऑल ये मेरा गो
गुकलैन है। एडिशनली ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी हन्या और हनली ने हेवली टूम के अंदर हम सभी गुकलैन के मेंबर्स के ऊपर एक स्नीक अटैक किया था। परहैप्स तुम दोनों को इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे ही जूनर की आवाज आसमान में फैलती है, सभी की नजरें स्विच साउंड के साथ दोनों हनक्लैन के एल्डर्स में शिफ्ट हो जाती हैं। यहाँ पे इकट्ठे हुए मैक्सिमम लोग गुकलैन से बिलोंग करते थे। इस वजह से इन सभी की आंखों में किलिंग इंटेंट भर जाता है। अभी एल्डर टोंगजॉन का एक्सप्रेशन ग्रेजुअली अगली होता जा रहा था। वो एक बार हनली और हन्या की तरफ देख के डीप आवाज में कहते हैं, हनलिन जूनर जो कह रही है क्या वो सही है? जूनर डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करती है। अनडाउटेडली अगर गुकलैन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। अगर सच में हन्या और हनली ने जूनर के ऊपर अटैक किया है तो फिर इन दोनों बुड्ढों को इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जा सकता। जब जूनर इस तरीके से पूरे मामले को चेंज करके रख देती है, हन क्लैन के दोनों बुड्ढों के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। इन दोनों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हन्या और हनली इतने ज्यादा बोल्ड है। इनकी एक्चुअली में हेवली टूम के अंदर जूनर के ऊपर हमला करने की हिम्मत हो गई। लेकिन ये बात काफी ऑब्वियस है कि यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इस बात को एडमिट नहीं कर सकते। हनली कोल्ड आवाज में कहते हैं, हम तुम लोग कैसी अनरीजनेबल बातें कर रहे हो? तुम सब बस अपने नाम को क्लियर करना चाहते हो। हाँ, ये बात सही है कि अभी हम गू रेल में होने की वजह से तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जियान इस बात को याद रखना कि हमारा हनक्लैन हन्या और हनली की मौत का बदला फ्यूचर में जरूर लेगा। जियान का चेहरा एकदम काम होता है। वो हल्के से रिप्लाई करता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शब्दों को अच्छे से याद रखूंगा। जियान के ऐसे रिप्लाई को सुन के हनक्लैन के दोनों एल्डर्स के एक्सप्रेशन और भी डार्क और कोल्ड हो जाते हैं। अगर वो ये भी भूल जाए कि यहाँ पे गुकलैन के लोग मौजूद हैं, तब भी इन दोनों बुड्ढों के पास वो एबिलिटीज नहीं है कि वो मिलकर भी जियान को कैप्चर कर सके। वो बस अपने हाथों को फ्यूरियसली वेव करके हन्या और हनली की कॉर्सेस को रख ही सकते थे। उन दोनों के चेहरे इतने फ्यूरियस होते हैं कि इन पे ग्रीन कलर भी दिखने लगा था। वो एक बार जियान को विशेष नजरों से देखने के बाद दो ब्लैक शैडोज में ट्रांसफॉर्म होकर गू रेलम से बाहर चले जाते हैं। इन दोनों फिगर्स को दूर जाते हुए देख जियान की आंखों में भी कोल्ड एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं। हाउएवर जियान डिस्कवर करता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट है। इस चीज को जान के उसकी आईब्रोज निट हो जाती हैं, क्योंकि जब तक कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सामने नहीं आते, लिटिल फेरी डॉक्टर का ग्रुप डेफिनेटली गू रेलम से बाहर नहीं जाएगा। वो कहता है, क्या ये इशू फॉलिंग स्टार पवेलियन से रिलेटेड है? जब हनलिन का डुओ पूरी तरीके से गायब हो जाता है, एल्डर टोंगजॉन की बॉडी मूव होती है। वो जूनर के सामने अपीयर होकर बोलते हैं, जूनर क्या तुम ठीक हो? जूनर अपने सिर को हिलाती है। जियान जो कि उसके साइड में खड़ा हुआ था, वो थोड़ा हेजिटेट करने के बाद पूछता है, एल्डर टोंगजॉन क्या मैं जान सकता हूँ कि शाओशियन का ग्रुप कहाँ पे है? ये सुन के एल्डर टोंगजॉन थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं, वो तुम्हारे हेवली टूम मेंटर करने के 3 महीने बाद चले गए थे। मोस्ट लाइकली फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस लौट चुके हैं। हालांकि एग्जैक्टली क्या हुआ इसके बारे में हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस जाने से पहले तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्शन छोड़ा गया है, जैसे तुम हेवली टूम से वापस आओ तो मैं जल्दी से फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जाना होगा। ये सुन के जियान थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो तुरंत ही नोट करने के बाद हेजिटेट करने लगा था। वो जूनर को फेस करके बोलता है, लगता है सच में कोई बड़ा मैटर है। इस बार मैं गुकलैन में लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्या तुम मेरे साथ चलने वाली हो? ये सुन के जूनर जल्दी से डिसाइड नहीं कर पा रही थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, एल्डर टोंगजॉन जल्दी से बोलते हैं, जूनर हाल फिलहाल गुकलैन में कुछ बड़े मैटर्स हुए हैं। एल्डर्स के डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया है कि तुम गू रेलम को छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती। ये सुन के जूनर अपनी आईब्रोज को निट कर लेती है। वो कहती है, क्या हुआ? ये सुन के एल्डर टोंगजॉन हेजिटेट करने लगते हैं। उनकी नजरें जाती हैं जियान के ऊपर, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाते, जूनर की इंडिफरेंट आवाज आती है। वो कहती है, एल्डर टोंगजॉन आपको जो कहना है वो जल्दी से कहिए, यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर नहीं है। जूनर के शब्दों को सुन के एल्डर टोंगजॉन हेल्पलेसली नॉड ही कर सकते थे। वो सॉफ्ट आवाज में कहते हैं, लिंग रियल्म अचानक से शट हो गया है, लिंग रियल्म बंद हो गया। जूनर और जियान स्टार्टल्ड हो जाते हैं। स्पेशली जूनर का एक्सप्रेशन चेंज होता है। जूनर के ऐसे फेस एक्सप्रेशन को देख के जियान को भी कुछ समझ में आ जाता है। वो कहता है, ये लिंक लाइन की बात है राइट? उसे फाइनली पूरा मैटर समझ में आया था। लिंग रियल्म वही जगह होगी यहाँ पे 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक लिंक लाइन के लोग रहते हैं। जूनर डीप आवाज में पूछती है, लिंग रियल्म इस तरीके से शट कैसे हो सकता है? तभी मैं कहूँ कि इस बार हेवली टूम के लिए लिंक लाइन ने किसी को क्यों नहीं भेजा। इस समय एल्डर टोंगजॉन का चेहरा भी काफी सॉलम होता है। वो एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमने कुछ एक्सपर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिस्पैच किया, लेकिन अभी तक हमें कोई भी न्यूज नहीं मिली है। वो स्पेस जहाँ पे लिंग रियल्म पहले लोकेटेड था, अब वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इवन जब हमारे क्लैन के कुछ एल्डर्स वहाँ पे प्रूव करने के लिए गए, तभी वो कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए। ऐसा लगता है जैसे लिंग रियल्म पूरी तरीके से छिप चुका है। क्लियरली ये मैटर एल्डर टोंगजॉन के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग था। जूनर सॉफ्ट आवाज में कहती है, रियल्म को सील करके हाइड करना। जब भी कोई भी एक्सट्रीम लेवल का मैटर क्रिएट नहीं होता, तब तक वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। क्या लिंक क्लैन को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे वो भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे? एल्डर टोंगजॉन अपने सिर को हिलाते हैं। वो सॉलम एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं, मैं इसके बारे में सर्टेन नहीं हूँ। हालांकि पिछले कई सालों से लिंक क्लैन डिक्लाइन होने के साइंस को शो कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ काफी कम कॉन्टेक्ट में आए हैं। फिर भी वो एक्सट्रीमली रिच फाउंडेशन को पोजेस करते हैं। इवन हमारा गो क्लैन जो कि 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक है, वो भी उन्हें ऐसे स्टेट में फोर्स नहीं कर सकता। क्लैन हेड और बाकी के लोग इसे डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर लिंक क्लैन ने सच में कोई कैटेस्ट्रॉफी को फेस किया है, तो फिर हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। इस वजह से आगे के कुछ समय के लिए यंग में साहब गू रेलम से बाहर नहीं जा सकती। अभी जूनर का चेहरा काफी ग्रेव हो चुका होता है। ये इतने
सालों में पहली बार है जब किसी एंशिएंट क्लैन को अपने आप को हाइड करने की जरूरत पड़ रही हो। ऐसे अनएक्सपेक्टेड मैटर की वजह से वो भी अंदर से काफी हैवी फील कर रही थी। जियान जो कि गहरी सोच में चला गया था, वो ग्रेजुअली रिकवर होने के बाद ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, जुनर अभी सही समय नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें गोरेल में रहना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। वो इस सो कॉल्ड लिंक लाइन से पूरी तरीके से अनफेमिलियर था। इस वजह से उनकी स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग है जियान को इसके बारे में कोई पता नहीं होता, लेकिन अगर वो एंशिएंट क्लैंस में से एक है तो फिर डेफिनेटली उनकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। मामला फिर भी ठीक होगा अगर वो किसी नेचुरल फिनोमेना का सामना कर रहे हो, लेकिन अगर ये डिजास्टर किसी इंसान के द्वारा क्रिएट किया गया है तो फिर वो बातों कुछ ज्यादा ही शॉकिंग होगी। जियान के शब्दों को सुनने के बाद एल्डर टोंगजान नोट करते हैं, वो फाइनली रिलीफ फील कर रहे थे। जुनर भी थोड़ा हेस्टेट करती है, जिसके बाद उसने भी नोट कर दिया था। उसकी प्रिटी आंखें जियान के चेहरे को देखती हैं। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो बिग ब्रदर जियान आपको बाहर बहुत केयरफुल रहना होगा। आपकी और हन क्लैन के बीच की दुश्मनी और भी डीप होती जा रही है। वो कब ट्रू एक्सपर्ट को डिस्पैच करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। जियान स्माइल करके बोलता है रिलैक्स। एल्डर टोंगजान भी हंस के बोलते हैं, हाँ लिटिल फ्रेंड जियान, तुम्हें हमारी गू रेल में एक रात के लिए रुकना होगा। कल हमारा गू क्लैन सभी के साथ तुम्हें भी गू रेल से बाहर भेजेगा। जियान एल्डर टोंगजान के अरेंजमेंट को बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं करता है। अगर वो गू रेल से बाहर जाना चाहता है तो फिर उसे गू क्लैन की जरूरत होगी, क्योंकि वही स्पेशल डोर को ओपन कर सकते हैं। इस वजह से जियान ने तुरंत ही नोट कर दिया था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक माउंटेन रेंज को। अब इस समय रात का हो चुका होता है। जियान एक बैम्बू हाउस के अंदर अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ होता है। उसकी नजरें खिड़की से बाहर उस ब्राइट मून पे थी। उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज घूम रही होती हैं। हालांकि बाहरी दुनिया में बस 6 महीने पास हुए हैं, लेकिन हेवरी टूम के अंदर वो जुनर के साथ ऑलरेडी 3 साल बिता चुका है। इतने लंबे समय तक साथ रहने की वजह से अब वो जुनर के साथ में रहने का यूज्ड टू हो चुका है। लेकिन अब उसे कल वापस जाना है। उसे पता नहीं है कि वो लोग कब दोबारा मिलेंगे। जब जियान साय कर रहा होता है तभी पीछे से उसके कानों में एक सॉफ्ट जेंटल आवाज एंटर करती है। तुरंत ही जियान के हाथ जो कि उसके पीछे थे अपने दो सॉफ्ट हैंड पकड़ लेते हैं। एक ब्यूटीफुल सा चेहरा जिसके सामने ब्राइट मून भी डर लगने लगे वो उसके सामने अपीयर हुआ था। उस जेंटल स्माइल की वजह से वो काफी वार्म फील करता है। जियान काफी हेजिटेट करने के बाद फाइनली जुनर के चेहरे की तरफ देखता है। वो कहता है, जुनर मैं एक मैटर के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जियान की बात को सुन के जुनर कई बार ब्लिंक करती है। वो जियान के सीने का सहारा लेके सॉफ्ट आवाज में कहती है कि ये मैटर काइलिन से रिलेटेड है। इन शब्दों को कहने के बाद जुनर क्लियरली सेंस करती है कि जियान की बॉडी तुरंत ही एकदम स्टिफ हो गई है। जब उसकी प्रिटी आंखें देखती हैं ऊपर की तरफ, उसे एकदम स्टन्ड चेहरा दिखाई दिया था। जियान जुनर के स्माइल करते हुए चेहरे को देखता है। अब इस स्माइल के पीछे एक चालाकी छिपी हुई होती है। वो कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता है? जुनर सॉफ्ट आवाज में कहती है, आपकी चिंता की वजह से मुझे जब तक आपके बारे में इन्फॉर्मेशन न मिल जाए मैं अंदर से रिलैक्स नहीं कर पाती। और जैसा मेरा गूगल लाइन के अंदर का स्टेटस है, लोग खुद आगे आके मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस जानकारी में काइलिन भी इंक्लूडेड है। जुनर को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए देख जियान के दिल में एक वार्म फीलिंग फैलती है। वो बस कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जियान बस कह पाता ये मैटर। ये कहने के बाद उसके दिमाग में से सारे आइडियाज उड़ जाते हैं। उसकी यूजुअल कामनेस आज दिखाई नहीं दे रही। वो अच्छे से जानता था कि जो इंसान उसके सामने है, वो चाहे गूगल हो या हो बाहरी दुनिया, वो सभी की आंखों में गॉडेस कंसिडर करी जाती है। सामने खड़ी इस परफेक्ट लेडी को हक कर पाना ये उसके लिए सबसे बड़ी लग्जरी की बात है। अगर वो लालच की वजह से और भी वाइफ्स को एंजॉय करना चाहता है तो उसे डेफिनेटली कोई पसंद नहीं करेगा। जब जुनर जियान के चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन को देखती है जहाँ पे वो कुछ भी कह नहीं पा रहा है, वो अपने सिर को हिलाती है। जुनर कहती है, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी उस समय मैं भी इसके बारे में काफी फ्यूरियस थी, लेकिन मैं आपको भूल नहीं सकती हूँ। और अगर मैं क्योंकि ऐसा नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मुझे इंड्योर करना ही होगा। हाउएवर मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। जुनर के मुंह से जस्ट शब्द बाहर आई थे, तुरंत ही वो अपने छोटे से मुंह को खोल के जियान के चेस्ट को रूथलेसली बाइट कर लेती है। इस बार जुनर ने कोई भी दया नहीं दिखाई थी। जुनर जिस तरीके से उसे काट रही होती है उसकी वजह से हम जियान की फेस मसल्स को कई बार ट्विच करते हुए देखते हैं, लेकिन जियान बिना हिले वहीं पे खड़ा रहता है। इस समय उसने अपनी दुखी को भी सरप्राइज कर लिया था। उसे डर था कि कहीं उसकी दुखी रिटेलिएट करती है तो फिर जुनर को चोट पहुंचेगी। एक मोमेंट के बाद जुनर फाइनली अपने मुंह को रिलीज करती है। उसका प्रिटी चेहरा ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। वो कहती है, मैं देखती हूँ कि तुम फ्यूचर में औरों के पीछे कैसे जाते हो। मूनलाइट के अंदर जुनर का फिरोशियस चेहरा जियान को एकदम खतरनाक लगता है। जब जियान अभी के जुनर को ऑब्जर्व करता है जो कि किसी छोटी सी लड़की जैसी अपीयर हो रही थी, उसकी आंखों में एक हीट फ्लैश होती है। अब आगे वो क्या करता है उसके लिए तुम बीप बीप साउंड को इमेजिन कर सकते हो। लेकिन आज जियान के एक्शन की वजह से जुनर की बॉडी तुरंत ही स्टिफ हो गई थी। तुरंत ही किसी जलते हुए बादल की तरह उसकी गर्दन से एक रेडनेस फैलने लगती है। जब तक रेडनेस उसके कानों तक नहीं पहुंची थी तब तक बिल्कुल नहीं रुकती। एक मोमेंट के बाद जब जुनर स्टैंड एक्सप्रेशन से बाहर आती है, हम उसे काफी देर से स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, लेकिन डर के जियान ने उसे कस के पकड़ के रखा था। काफी स्ट्रगल करने के बाद उसे गिव अप करना ही पड़ता है। वो कुछ समय के लिए जियान की ठरक को इग्नोर करने लगती है। वेल गाइस, आगे कुछ ज्यादा चीजी लाइंस हैं जिन्हें बताने में तुम्हारे भाई को भी शर्म आ रही है, सो आई हैव टू स्किप देम। बेसिकली ये समझ जाओ कि इन दोनों की डिजायर इतनी रिच होती है जिसकी वजह से मून भी बादलों के पीछे छिप गया था। जब मून के डार्क क्लाउड्स के पीछे जाने की वजह से लाइट डिम होती है, इसे नोटिस करने के बाद ही दोनों ठरकी लोग अलग होते हैं। लेकिन जुनर के एकदम लाल चेहरे को देख के जियान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी के जुनर
कुछ ज्यादा ही इंचेंटिंग लग रही थी। उसकी फायरी हॉट नजरें सामने खड़ी गॉडेस को ध्यान से ऑब्जर्व करती हैं। जियान के वो हाथ जो कि अभी तक एक ही जगह पे रुके हुए थे, वो तुरंत ही सामने खड़ी गॉडेस की कर्व्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले वो अगला स्टेप ले पाता, इस सांस से बेम्बू फॉरेस्ट के अंदर किसी की हल्के से खांसने की आवाज आती है। ये हल्के से खांसने की आवाज किसी थंडर की तरह थी। इसकी वजह से जियान और जूनर इस तरीके से अलग होते हैं जैसे उन्हें बिजली का झटका लग गया हो। इन दोनों की नजरें जाती हैं उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ से वो खांसने की आवाज आई थी। वो तुरंत ही थोड़ी सी दूरी पे एक मिडिल एज मैन को नोटिस करते हैं जिसके कपड़े काफी ऑर्डिनरी होते हैं। सरप्राइजिंगली वो चेहरा होता है गूगलैन के क्लैन हेड का, जो कि जूनर के फादर गो युआन थे। जूनर जिसका ओरिजिनली फेस काफी लाल हो चुका था, वो गो युआन को देख के एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाता है। उसके हाथ जियान की कमर को रूथलेस तरीके से पिंच करते हैं, जिसके बाद जूनर की बॉडी मूव होती है। वो फटक से कमरे में जाके छिप गई थी। जब जियान देखता है कि मुसीबत आने पे लड़की किस तरीके से भागी है, वो हेल्पलेस तरीके से हंस ही सकता था। तुरंत ही वो अपनी मोटी चमड़ी को और भी हार्ड करता है। उसकी एम्बेरेस नजरें जाती हैं गो युआन की तरफ। इस समय गो युआन जियान के एम्बेरेस चेहरे को काफी ध्यान से स्टडी कर रहे होते हैं। फाइनली उनकी नजरें जाती हैं उस क्वाइट से बेम्बू हाउस की तरफ। एंड में जाके वो सहाय कर सकते थे, भले वो जूनर के फादर हो, लेकिन ये उनके लिए पहली बार है जब वो जूनर को किसी दूसरे मैन के साथ ऐसा इंटीमेट होते हुए देख रहे हैं। वो अपने कदमों को मूनलाइट पे आगे बढ़ाते हुए एम्बेरेस जियान की तरफ स्लोली आगे बढ़ते हैं। गो युआन पूछते तुम शाओजॉन से मिल चुके होगे राइट? जियान चौंक जाता है। वो थोड़ा हेस्टेट करने के बाद बोलता है हाँ मैं उनसे मिल चुका हूँ। गो युआन नॉड करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर की ब्लड लाइन सेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। ये तुम्हारे शाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन होगी। गो युआन साय करके बोलते हैं सच में शाओजॉन के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। वो शाओ क्लैन के फाइनल स्टेट को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को स्टेट में ट्रांसफर होने से बिल्कुल नहीं रोका। ये सच में काफी बड़ा बलिदान है। जियान एकदम साइलेंट था। वो नेचुरली इस बात को जानता था कि हेवली टूम एक बहुत ही बड़ा प्रिजन है, और क्योंकि शाओजॉन भी एक एनर्जी बॉडी है, इस वजह से उन्हें हेवली टूम का एक कैदी बोला जा सकता है। हालांकि वो एक दूसरी फॉर्म में बदल के जी रहे हैं, लेकिन वो लगातार अकेलेपन को इंड्योर करते हैं। जियान सॉफ्ट आवाज में कहते हैं एल्डर गो युआन कि उनके लिए वहाँ से बाहर आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गो युआन अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं एटलीस्ट मेरे पास ऐसा करने की एबिलिटी नहीं है। रूमर्स के हिसाब से हेवली टूम को बहुत समय पहले एक लीड दूधी ने क्रिएट किया था। अगर कोई अंदर के रूल्स को ब्रेक करके शाओजॉन को बाहर आने के लिए अलाउ करना चाहता है, परहैप्स उसे उस लेवल तक पहुंचना होगा। जब गो युआन ने दूधी नाम के शब्द को मेंशन किया था, जियान क्लियरली उनके चेहरे के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सेंस कर पाता है। ये क्लास उस भारी भरकम पहाड़ की तरह है जो कि एंशिएंट क्लैंस के ऊपर से लगातार प्रेस होकर रखा है। इसी रीजन की वजह से उनके एफर्ट्स में बिल्कुल कमी नहीं रहती। दूधी जियान बिटर तरीके से हंसने लगता है। अभी के जियान के लिए ऐसा लेजेंडरी एग्जिस्टेंस एकदम अनइमेजिनेबल है। इवन सामने खड़ी गो युआन जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट की टॉप एक्सपर्ट्स में से एक है, उनके मुंह से भी जब ये दो शब्द बाहर आते हैं, क्लियरली उनकी टोन में फियर और रिस्पेक्ट को सेंस किया जा सकता है। जियान कहता है क्या इस दुनिया में सच में दूधी जैसा कोई भी एग्जिस्टेंस मौजूद है? जियान के इस प्रश्न को सुन के गो युआन कुछ समय तक साइलेंट रहते हैं। एक मोमेंट के बाद वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं इसके बारे में क्या पता, जो भी उस लेवल पे पहुंचेगा वो इस कॉन्टिनेंट को किसी गॉड की तरह देख रहा होगा। उनकी आंखों में हम सभी बिल्कुल चींटियों की तरह होंगे। जियान की आंखें नैरो होती हैं, लेकिन गो युआन के शब्दों की क्या मीनिंग है उसे जियान समझ नहीं पाता है। क्या गो युआन जैसे उन्हें बोल रहे हैं वो इल्यूजनरी है या फिर वैसा एग्जिस्टेंस मौजूद है? जब जियान इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के बारे में सोच रहा होता है, गो युआन अपने हाथ को वेव करते हैं। वो कहते हैं तुम कल यहाँ से जा रहे हो और जिस तरीके की तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ है, गू क्लैन के वो एल्डर्स तुम्हारे लिए ज्यादा मुसीबतें खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन लिंक क्लैन के मैटर की वजह से हाल फिलहाल जूनर गो रेलम से बाहर नहीं जा सकती। जियान नोट करके रिप्लाई करता है। वो कहता है एल्डर गो युआन क्या आपको ऐसा लगता है कि लिंक रेलम के अंदर जो चेंज हुआ है वो कोई नेचुरल फिनोमेना है या वो डिजास्टर किसी इंसान की वजह से है? जियान के क्वेश्चन को सुन के गो युआन के आईब्रोज नेट हो जाती है। वो कहते हैं हम इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि लिंक क्लैन भारी मुसीबत का सामना कर रहा है। जहाँ तक बात रही इस डिजास्टर के मेन मेड होने की, इसके चांसेस काफी लो है। आफ्टर ऑल भले अभी का लिंक क्लैन डिक्लाइन होने के साइंस को शो कर रहा हो, लेकिन वो कॉन्टिनेंट के सुपर फैक्शंस में से एक है। इवन गू क्लैन के पास वो एबिलिटी नहीं है कि हम भी उन्हें उस एक्सटेंड तक फोर्स कर दें। जियान स्लो आवाज में कहता है तो फिर हन क्लैन के बारे में आपका क्या विचार है? जब जियान हेवली टूम के अंदर था तब एंसेस्टर शाओजॉन ने बताया था कि हन क्लैन को ज्यादा ही मिस्टीरियस है। हालांकि शाओ क्लैन और हन क्लैन हजारों सालों से दुश्मन रहे हैं, लेकिन क्लैन का कोई मेंबर ये नहीं कह सकता कि वो उस मिस्टीरियस हन क्लैन को पूरी तरीके से समझते हैं। जियान की इस बात को सुन के गो युआन स्टार्टल्ड हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर हन क्लैन सच में लिंक क्लैन को इस एक्सटेंड तक पुश करना चाहता है तो फिर उन्हें एक बड़े कैंपेन को लॉन्च करना होगा। उनके ऐसे एक्शंस की खबरें हमारी गू क्लैन से छिप नहीं सकती हैं। एडिशनली अगर हन क्लैन के पास ऐसी एबिलिटी होती भी है तब भी वो बिना किसी कारण के लिंक क्लैन जैसे पावरफुल फैक्शन से दुश्मनी क्यों करना चाहेंगे? लिंक क्लैन के पिछले कई सालों से डिक्लाइन होने का मतलब ये नहीं है कि उनसे डील करना इतना आसान हो। हम जियान को हल्के से नोट करते हुए देखते हैं, लेकिन उसका डाउट और भी इंक्रीज हो गया था, क्योंकि अगर इसके पीछे हन क्लैन नहीं है तो फिर कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कौन सा और फैक्शन है जो कि लिंक क्लैन की ऐसी हालत कर सकता है? क्या ये सच में किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से? गो युआन अपने हाथों को वेव करते हैं। वो कहते हैं ठीक है ये मैटर पहले से तुमसे
कुछ खास रिलेटेड नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी फाइनली सच्चाई को हमारे सामने आना ही होगा। ये करने के बाद गुयुआन की नजरें फिर से बैम्बू हाउस की तरफ जाती हैं। वो जियान से हेल्पलेस आवाज में कहते हैं, एडिशनली तुमने जो प्रॉमिस मुझे दिया है उसे तुम्हें याद रखना होगा। जूनर की ब्लड लाइन हमारे गू क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर भले मैं एक्शन ना लूं, लेकिन क्लैन के वो ओल्ड फेलोज तुम्हें जाने नहीं देंगे। इन शब्दों को सुन के जियान फिर से एम्बेरेस्ड हो जाता है। वो एक हेल्पलेस स्माइल के साथ नॉड करता है। जियान को नॉड करते हुए देख गुयुआन भी नॉड करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अभी ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, तुम्हें जल्दी से रेस्ट करना चाहिए। आखिरकार कल सुबह तुम्हें वापस जाना है। ये कहने के बाद उनकी बॉडी इल्यूजनरी होती है। अगले सेकंड में पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए थे। गुयुआन को डिसअपीयर होते हुए देख जियान हेल्पलेस तरीके से साय करता है। अभी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ये कह रहा होता है कि वो अपने मन की पूरी बात को बता नहीं पाया है। जब अगले सुबह सूर्य की रोशनी पूरी जगह पे फैलती है, ये माउंटेन रेंज जो कि काफी समय से क्वाइट थी वो फिर से लाइवली हो जाती है। तेज तेज विंड रशिंग साउंड सुनाई देने लगी थी। इस एरिया के नॉइजी होने के बाद हम जियान और जूनर को बैम्बू हाउस से बाहर आते हुए देखते हैं। दोनों देखते हैं उन बड़े बड़े बैटल शिप्स को जो कि माउंटेन रेंज के किनारे पे हवा में सस्पेंडेड होते हैं। उनके नीचे काले बादल रोल कर रहे होते हैं। इसकी वजह से उनकी अपीयरेंस काफी ज्यादा शानदार लगती है। ऊपर अपीयर होने के बाद जियान की आंखें चारों तरफ देखती हैं। उसे कई फेमिलियर फिगर्स दिखाई दिए थे। लिंक्वान, लिंगशु और भी गू क्लैन की यंगर जनरेशन के सभी टॉप एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन अब जब ये लोग जियान को देखते थे इनकी आंखों में क्लियरली फियर देखा जा सकता है। जियान की करंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 8/2 के पीक पे पहुंच चुकी है। ऐसी स्ट्रेंथ की वजह से इन सभी को समझ में आ गया था कि उनके पास जियान के सामने आर्गुमेंट वेव करने की बिल्कुल औकात नहीं है। आफ्टर ऑल जब जियान पहले 5/2 था तब गुया जो कि 8/2 होता है उसे जियान ने धूल चटा दी थी। तो फिर इस मामले को अभी के जियान के सामने तो मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। अभी गू क्लैन की यंगर जनरेशन के उन एक्सपर्ट्स की बात करी जाए जो कि जियान से फाइट कर सकते हैं तो फिर बस दो ही नाम सामने आते हैं जो कि है जूनर और गू चिंगांग। जब जियान इस एरिया को स्कैन कर रहा होता है वो अपने ऊपर किसी की नजरों को सेंस करता है। तुरंत ही उसकी नजरें शिफ्ट होकर पहुंचती है एक माउंटेन की तरफ। उस माउंटेन के टॉप पे एक फिगर खड़ा हुआ होता है। इसके ब्लैक एंड व्हाइट हेयर उसके आइडेंटिटी को बता रहे थे। ये होता है गुयाओ जिसे 6 महीने पहले जियान ने डिफीट कर दिया था। हवा में दोनों की आंखें एक दूसरे को देखती हैं लेकिन इस बार कोई भी चिंगारी मौजूद नहीं होती। गुयाओ का चेहरा एकदम इंडिफरेंट होता है। वो जियान को देख के हल्के से नॉड करता है। गुयाओ के ऐसे फ्रेंडली जेस्चर को देख के जियान एकदम स्टन्ड हो जाता है। वो तुरंत ही एक स्माइल को रिटर्न करता है। गुयाओ को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने फेलियर की शैडो से बाहर आ चुका है। गुयाओ जैसे टैलेंट को गू क्लैन डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से ट्रेन करेगा। उसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और अगर जियान इस गुयाओ से अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाता है तो उसके लिए फ्यूचर में एक परेशानी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली जियान के लिए बेटर है। हालांकि गुयाओ भी जूनर के लिए फीलिंग्स को रखता है लेकिन इसका कैरेक्टर इस तरीके का है कि ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर सकता है। ऐसा कैरेक्टर पीठ पीछे हमला नहीं करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहती है बैटल शिप्स में से एक हॉर्न की आवाज आती है। क्लियरली अब वो समय आ गया है जब सभी गेस्ट को गुरियन से बाहर भेजा जाएगा। जब जियान जूनर से गुड बाय करने का प्लान कर रहा होता है तब एक फिगर जियान की तरफ आता है। जब जियान की नजर इसके ऊपर जाती है वो डिस्कवर करता है कि याओ क्लैन का याओ शिनजी है। इसे देख के जियान की आंखें नेट हो जाती हैं। वो कहता है क्या हुआ। जियान दिल में इस याओ शिनजी को बिल्कुल लाइक नहीं करता था। इस वजह से उसे इसके सामने बिल्कुल भी कर्टियस वेव करने की जरूरत नहीं है। जियान के ऐसे इमोशनलेस एक्सप्रेशन को देख के याओ शिनजी के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। हालांकि उसका दिल काफी डिस्प्लेस फील कर रहा था लेकिन जैसे जियान की करंट स्ट्रेंथ है उसकी फालतू बकवास करने की हिम्मत नहीं होती। याओ शिनजी अपनी फिंगर को फ्लिक करता है। एक एमरल्ड कलर का टोकन जियान की तरफ शूट हो गया था। याओ शिनजी बोलता है ये हमारे याओ क्लैन की क्लैन सेरेमनी का इनविटेशन है, तुम इसे रिजेक्ट मत करो। तुम्हारे टीचर को इसकी जरूरत होगी। तुम्हारे टीचर अच्छे से समझते हैं कि याओ क्लैन की क्लैन सेरेमनी क्या रिप्रेजेंट करती है। ट्रस्ट में रिगार्डलेस वो याओ क्लैन के लिए कैसी फीलिंग्स को रखते हो वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। जियान इस एमरल्ड जेट टोकन को रिसीव करता है। वो एक मोमेंट के लिए याओ शिनजी को देखता है लेकिन उसने टोकन को वापस नहीं किया था। कुछ समय के बाद जियान इस जेट टोकन को अपनी स्टोर रिंग के अंदर रख लेता है। साथ में अपने हाथों कप करके बोलता है थैंक यू। जियान को देख के याओ शिनजी को अपने हाथ कप करने पड़ते हैं। वो कहता है इस बार मैं तुमसे अल्केमी में कम्पीट नहीं कर पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब फ्यूचर में मिल रहे होंगे तब तुम मुझे अपॉर्चुनिटी जरूर दोगे। ये कहने के बाद याओ शिनजी की बॉडी मूव होती है। वो दूसरे बैटल शिप पे चला गया था। याओ शिनजी के जाने के बाद जियान के दिमाग में कई विचार आते हैं। रिगार्डलेस ये याओ क्लैन की सो कॉल्ड सेरेमनी कितनी भी इंपॉर्टेंट हो उसे इस मैसेज को याओ तक जरूर पहुंचाना होगा। अब वो क्या इस सेरेमनी को अटेंड करना चाहते हैं ये टीचर की इंटेंशंस पे डिपेंड करेगा। जियान पीछे मुड़ता है। उसकी नजरें जाती हैं जूनर की तरफ। वो सॉफ्ट आवाज में कहता है जूनर समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। जूनर के चेहरे पे जेंटल स्माइल आती है। वो कहती है टेक केयर। जियान एक लास्ट स्माइल के साथ नोट करता है। बिना डिले करते हुए पीछे मुड़ा था। उसकी बॉडी एक लाइट फिगर में ट्रांसफॉर्म होके सामने के बैटल शिप की तरफ जाने लगती है। फाइनली वो जूनर की आंखों से डिसअपीयर हो गया था। इतने समय तक साथ रहने के बाद जब जियान उसके साइड से चला जाता है जूनर काफी लोनली फील करती है। कुछ और एक्सपर्ट्स के बैटल शिप पे एंटर करने के बाद आसमान में फिर से सायरन की आवाज गूंजती है। तुरंत ही ऊपर के डार्क क्लाउड चढ़ने होते हैं। वो बैटल शिप एकदम ट्रेम्बल हुए थे। फाइनली वो सभी की आंखों के सामने वो उन काले बादलों की तरफ मुड़ जाते हैं। एक शॉक
शॉकिंग मोमेंटम को कंटेन करते हुए सभी बैटलशिप्स गूरियलम के एग्जिट की तरफ चले गए थे। और जिस तरीके से पिछले एपिसोड में हेवली टूम वाला आर्क खत्म हुआ था, इस एपिसोड में हमारा गूरियलम वाला आर्क खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स ये बात तो हेवली टूम की या फिर हो ये गूरियलम, जियान यहाँ पे वापस जरूर आएगा। आपको पिछले दोनों आर्क कैसे लगे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक कम्प्लीटली न्यू फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखने वाले हैं। साथ में नॉर्दर्न वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में भी सीन क्या चल रहा है हमें उसकी भी खबर मिलेगी। और एंड में जाके आप सभी का एक सरप्राइज वेट कर रहा होगा, जिसके बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 11,500 लाइक्स का। आई होप आप सभी से कंप्लीट करवा दोगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए वो जल्दी से नीचे दिए गए रेड बटन को स्मैश कर दो, जिससे फ्यूचर में आने वाले ऑसम वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहें। अभी चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। आपके छोटे छोटे सपोर्ट से हमें और भी अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती है। ऑफ कोर्स आप भी अर्ली एक्सेस जैसे कई फीचर्स का फायदा उठा पाते हो। ज्वाइन का बटन आपको सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मली यहाँ पे ज्वाइन बटन शो नहीं होता, ऐसी कंडीशन में आप चैनल के होम पेज पे जा सकते हो, आपको फ्रंट में ज्वाइन का बटन देखने को मिल जाएगा। इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अगर आपने पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो उसे देखने के लिए आप लेफ्ट में क्लिक कर सकते हो। रिलीज होती है आपको नेक्स्ट एपिसोड राइट में मिल जाएगा। अंटिल देन अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।